everyone. Today the lecture start about the chemical properties of acid and bases. In previous video we learn about the basic concept of acid and bases, and in this video we learn about chemical properties of acid and bases. ठीक है, आज के लेक्चर में आज किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, तो एक बार हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं. एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स, फर्स्ट टॉपिक. सेकेंड टॉपिक, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. थर्ड टॉपिक, एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस. एसिड हैव कोरोसिव नेचर. ये आज के हमारे टॉपिक हैं. इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में. तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स. एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. व्हेन एसिड कंबाइन विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, रिएक्टेंट में एसिड, मेटल, प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. एक्चुअली ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह है. ठीक है, अब एग्जांपल से हम समझेंगे. एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक मेटल, प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. अब अगर इस रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होंगे अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे. H2SO4 आयंस में ब्रेक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे H+. ठीक है, और ये जो जिंक है ये सल्फेट के साथ अटैच जो हाइड्रोजन है इसे ये क्या कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा. हाइड्रोजन को जब यहाँ से रिप्लेस करेगा तो हाइड्रोजन को फ्री फॉर्म में कर देगा. तो जब हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में जाएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में. ठीक है, और जिंक किसकी जगह ले लेगा. जिंक पे कितने चार्ज होता है, +2. तो जिंक यहाँ पे सल्फेट के साथ कंबाइन होकर के बना ले रहा है जिंक सल्फेट और H+ है. तो आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन जब भी फ्री फॉर्म में रहेगा तो हमेशा अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है H2, और जब मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गैस. तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कई तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, और ये आप कैसे बता सकते हैं कि उसमें किस टाइप के गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो आप कैसे ये टेस्ट करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे. तो चलिए एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं. हियर वी हैव स्टैंड एंड वी हैव टेस्ट ट्यूब. In test tube we take dilute sulfuric acid and इसमें हमने जिंक ग्रैनुलस हमने पुट कर दिया है. ठीक है, और यहाँ टेस्ट ट्यूब के ऊपर रबर कॉक लगा हुआ है. ठीक है, रबर कॉक से एक यहाँ पे ट्यूब कह सकते हैं. ठीक है, ट्यूब है यहाँ पे एक तरह से चौड़े बीकर या वेसल्स कह सकते हैं जिसमें हमने सॉफ्ट सोल्यूशन लिया हुआ है. देखेंगे कि जैसे हम जिंक ग्रैनुलस हमने टेस्ट ट्यूब में डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाला, तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही कंबाइन होता है उसके सरफेस से बबल्स फॉर्म होते हैं, और वो बबल्स इस टेस्ट ट्यूब के होते हुए यहाँ से होते हुए सॉफ्ट सोल्यूशन में आते हैं. सॉफ्ट सोल्यूशन से होते हुए सॉफ्ट जो बबल्स होते हैं वो उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है. तो हम कैसे ये कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस है. हम ये जो बबल्स निकलते हैं उस बबल्स के पास हम एक जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, तो जैसे ही हाइड्रोजन बर्न करेगा वो पॉप साउंड देता है. तो हाइड्रोजन गैस की ये कैरेक्टरिस्टिक है, पॉप साउंड. ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कहीं भी पॉप साउंड वर्ड अगर यहाँ कहीं भी यूज हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज ये कहा जा रहा है कि गैस फॉर्म हो रहा है, वो पॉप साउंड देता है, तो ये पॉप साउंड जो है वो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन होता तो ये कैंडल जो फ्लेम होती है ना बर्न करती, जलती, कंटिन्यूस जलती, क्योंकि आप जानते हैं कोई चीज़ किसके प्रेजेंस में बर्न करती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता तो ये कैंडल कंटिन्यूस बर्न करती है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वो बुझ जाता.
देखिए 3 तरह के गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक है। हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक है कि पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड करता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन अगर होता वहाँ पे तो ये फ्लेम जो होते कॉन्टिन्यूअस जलते, बट अगर CO2 होता तो वहाँ पे ये फ्लेम जो होती बुझ जाती। ये 3 गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक हम बार बार कहते हैं। आपके एग्जाम में देखिए जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं हमेशा रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा ध्यान में रख करके किए जाते हैं। तो आप अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन को पढ़ रहे हैं तो उस रिएक्शन से जुड़ी हुई कैरेक्टरिस्टिक को आप जरूर रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में आपके एसिड और मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है ये हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है। ये दिमाग में हमेशा आप ये बैठा लीजिएगा कि एसिड जो होते हैं जब भी मेटल के साथ कंबाइन होंगे, कोई भी मेटल हो, देखिए कोई भी मेटल का नहीं है, कुछ ही मेटल, ठीक है। अगर आप कॉपर के साथ रिएक्ट कराते हैं HCl + Cu, ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप एक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन के लोअर नीचे होता है कॉपर, कॉपर जो होगा वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। अब ये नहीं है कि HCl और हम कॉपर का रिएक्शन करा दे, कॉपर मेटल है तो चलिए करा देते, नहीं। इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि जो कॉपर है ये यहाँ से H को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि H की जो एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी अगर कहते हैं, इसका पावर कहते हैं, तो कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से तो HCl के साथ जो हाइड्रोजन के ऊपर के जो मेटल्स होंगे वही इसे रिएक्ट कर पाएंगे। जैसे कि जिंक कर लेंगे, सोडियम से आप रिएक्ट करा सकते हैं, पोटेशियम से करा सकते हैं, कैल्शियम से करा सकते हैं, मैग्नीशियम से करा सकते हैं, एल्युमिनियम से करा सकते हैं। तो ये सारे मेटल जो होंगे वो एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं बी पार्ट इसका, बेस। ये तो एसिड का था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं बेस। बेस रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म ए हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करते हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फेरा है, हेरी फेरा है। अब वो क्या है हेरा फेरी, कि बेस जो है ना वो सब मेटल के साथ नहीं रिएक्ट करता है। भाई इतने ये बड़े पावरफुल इंसान हैं कि ये कुछ ही लोगों के साथ ये क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। ये हर किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। ये एसिड की तरह नहीं है कि एसिड जो होता है वो अधिकांश लोगों से मिलजुल लेते हैं, अधिकांश मेटल से मिल करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन बेस के साथ ऐसा नहीं है। बेस थोड़ा बहुत बड़ा आदमी है, अपने आप को समझता है, तो ये कुछ ही लोगों के साथ कंबाइन होता है। अब कुछ लोगों के साथ कंबाइन होता है मतलब क्या है, एल्युमिनियम और जिंक। बेस को सिर्फ 2 ही मेटल अच्छे लगते हैं, एल्युमिनियम और जिंक, और इन्हीं के साथ ये कंबाइन होता है, इन्हीं के साथ इनकी बातचीत होती है, बाकी और किसी के साथ ये बातचीत नहीं करते हैं। तो ये रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा कि हमेशा बेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप के गैस का फॉर्मेशन करते हैं या हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं कि बेस के साथ एल्युमिनियम और जिंक मेटल को न दिखा करके अदर मेटल के साथ रिएक्ट करा करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेते हैं। जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा वहाँ पे 2 ही मेटल होंगे, एल्युमिनियम और जिंक। इस स्टोरी से जरूर समझ लीजिएगा कि बेस जो है वो 2 ही मेटल के साथ कंबाइन होता है, एल्युमिनियम और जिंक के साथ। और रीज़न ये है कि अगर अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं ZnO, ये जिंक के ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम के, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये कि ऐसे मेटल ऑक्साइड कि जो बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और एसिड कैरेक्टर भी शो करते हैं, जैसे कि ZnO और एल्युमिनियम ऑक्साइड।
जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये दोनों ऑक्साइड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे बेस कैरेक्टर को शो करते हैं, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे एसिड कैरेक्टर शो करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है ये बेस के साथ, यहाँ पे तो हमने मेटल लिया है ना, तो रीज़न यही है यहाँ पे कि इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो बेस सिर्फ दो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 + H2 हाइड्रोजन गैस तो बनाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका यहाँ पे कुछ अजीब सा प्रोडक्ट बना लेता है, Na2ZnO2। ठीक है, इसमें ये N जो है वो प्लस है और ये इतना पार्ट जो है वो माइनस। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो माइनस है और इतना पार्ट जो है वो प्लस है, प्लस चार्ज है और ये माइनस, और इसे हम पढ़ते हैं सोडियम जिंकेट। इस पूरे को हम क्या पढ़ते हैं? सोडियम जिंकेट। एल्युमिनियम के साथ देखेंगे NaOH प्लस एल्युमिनियम। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम NaAlO2, इसे हम पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमिनेट पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मूला हमने ये लिखा है NaAlO2। ठीक है, ये इसे हम पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस तरह से दोनों मेटल के साथ बेस रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमेशा ये ध्यान में रखे रहिएगा कि बेस के साथ सिर्फ दो ही मेटल क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेटल कार्बोनेट का फार्मूला देख लीजिए। मेटल कार्बोनेट M, यहाँ पे हमने M लिखा है, M का मतलब यहाँ पे मेटल है, और CO3 कार्बोनेट। ठीक है, दो तरह से मेटल कार्बोनेट, दो तरह से उनका फार्मूला होता है। एक तो इस फॉर्म में होता है MCO3 फॉर्म में होता है, और एक फॉर्म होता है इनका M2CO3 फॉर्म। MCO3 फॉर्म में देखिए तो जिंक कार्बोनेट, जैसे देखिए जिंक पे +2 होता है, CO3 पे -2 होता है, अब प्रोडक्ट बन जाता है जिंक कार्बोनेट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम पे आपका होता है प्लस और कार्बोनेट पे होता है -2, तो प्रोडक्ट आपका बन जाता है Na2CO3। तो देखिए मेटल कार्बोनेट के दो तरह के फार्मूले थे, MCO3 के फॉर्म में और M2CO3। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे कि अगर आप एल्युमिनियम के साथ करेंगे तो एल्युमिनियम के साथ ये फार्मूला इनका बनता है, Al2CO3 का ट्रायस बन जाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम मेटल बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। आप 9th क्लास में फार्मूला देखे होंगे NaSCO3, इसे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम इसे मेटल बाई कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, मेटल बाई कार्बोनेट। अब यहाँ पे रिएक्शन की बात करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इनका बनता है सॉल्ट, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सॉल्ट यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है तो इसलिए हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिख दिए हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो एसिड जो होते हैं जब वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं सॉल्ट CO2 और क्या फॉर्म करते हैं H2O। एग्जांपल में HCl एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये याद रखे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मेटल ये कार्बोनेट है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे। तो HCl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे ये तो बदल जा रहा है। ठीक है, ये बदल जा रहा है लेकिन प्रोडक्ट वही रहता है, सेम रहता है, सोडियम क्लोराइड CO2 H2O। तो देखिए जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों केस में प्रोडक्ट एक ही फॉर्म होते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
इन दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट एक ही फॉर्म करते हैं, सेम प्रोडक्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो बर्निंग अगर कैंडल ले जाएंगे तो कैंडल जो फ्लेम होगी वो बुझ जाएगी, ठीक है। ये CO2 की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली अगर सॉल्ट का डिफिनीशन देखा जाए, अभी हम सॉल्ट टॉपिक पे आपसे बात नहीं की है क्योंकि सॉल्ट आगे आएगा। सॉल्ट को बताने से पहले हम एसिड और बेस ये रिएक्शन आपको बताना चाहते थे कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट का फॉर्म करते हैं। सॉल्ट का डिफिनीशन भी आपको देखने को मिलता है कि एसिड और बेस के रिएक्ट करने से सॉल्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है, और वाटर बनता है। इस पूरे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन है यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एसिड का एग्जांपल H2SO4 NaOH। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया सोडियम सल्फेट और आपका वाटर। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सपोज एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी गया है व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ईजी है, आप लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्ट जो होते हैं, देखिए एसिड की हम जब बात कर रहे थे, एसिड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, तो कुछ एसिड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ एसिड जो होते हैं वो वीक होते हैं। अगर हम बेस की बात करते हैं तो कुछ बेस जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं और कुछ बेस जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। तब कभी कभी देखिए ये आपका तो फिक्स है कि एसिड और बेस जो होंगे वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है कि वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है, वीक बेस रिएक्ट कर रहा है या स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है। इस बेसिस पे जो सॉल्ट जो सोल्यूशन होता है या कह सकते हैं जो एक्वस सोल्यूशन होता है सॉल्ट का, वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है और न्यूट्रल नेचर का हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि जो एसिड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, बेस जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं। अब डिपेंड करता है कि स्ट्रांग एसिड रिएक्ट कर रहा है या स्ट्रांग बेस रिएक्ट कर रहा है। अगर आपका स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करते हैं तब तो एक्वस सोल्यूशन जो होगा सॉल्ट का वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, यहाँ पे H और हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो इक्वल अमाउंट्स में है। अगर आपका स्ट्रांग एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा है तब तो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा सॉल्ट का वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होने के नाते H+ ज़्यादा हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड कम, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका एक्वस कह सकते हैं एक्वस सोल्यूशन जो होगा सॉल्ट का वो नेचर वो क्या होगा एसिडिक। और अगर आपका एसिड वीक हो गया और बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो जो एक्वस सोल्यूशन होगा सॉल्ट का वो बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि तब वहाँ पे H आयंस कम हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे ज़्यादा हो जाएंगे। ये आगे हम आपको एग्जांपल के बेस पे समझाएंगे, लेकिन बस थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर ये बताएंगे आपको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब बेस की तरह वो शो करते हैं। अब ये जब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे तब तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये बेस हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड जो हो गया वो बेस हो गया। अब बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, दो ही चीज़ बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो इसलिए HCl के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर सिंगल कॉपर हो तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं, इसलिए HCl से यहाँ क्या कर ले रहा है, रिएक्ट कर ले रहा है।
तो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड और फॉर्मेशन किसका कर रहा है, वाटर का। ये कॉपर क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है और इसका कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, वाटर का। अगर देखना चाहते हैं एग्जांपल तो ये इस तरह से देख सकते हैं, CO पे +2, ऑक्सीजन पे -2, H पे आपका प्लस, क्लोरीन पे आपका माइनस। ठीक है, अब यहाँ से आपका बन जा रहा है कॉपर और क्लोरीन कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा CuCl2, और H+ और ऑक्सीजन कंबाइन होता है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो वो वाटर फॉर्म करते हैं, H2O। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। तो देखिए, जब आपके मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो किस नेचर के होंगे, एसिड नेचर के होंगे। नॉन मेटेलिक जैसे कि CO2, SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, Na2, SO2। तभी तो एसिड रेन जो आपका होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में आपके जो प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं वो रेन वाटर के साथ उनके रिएक्ट करके ये क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, HNO3। ठीक है, H2SO3 एसिड बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर के होने के नाते ये क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिड है, अब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और क्या बना ले रहा है, वाटर। अब जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है CO2, और यहाँ पे आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने बेस लिया है, ये बेस है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका OH है तो ये आपका बेस है, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। रिएक्ट करके बना ले रहा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड आपका वाटर फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एसिड है वह कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, द मिनरल एसिड काजेज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन्स। जैसे कि कंसनट्रेटेड जो एसिड हैं वो स्किन बर्न कर सकते हैं, अगर वो अटैक हो जाए तो हमारे स्किन को जला सकते हैं, कपड़े मटेरियल वगैरह को ख़राब कर सकते हैं, वुड वगैरह लकड़ी वगैरह जो भी होते हैं उसे ये क्या कर देते हैं, हार्म, या उसे क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंसनट्रेटेड एसिड का एक ड्रॉप भी अगर आपके क्लॉथ कपड़े पे पड़ जाए तो वो वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो जाता है। तो कोरोसिव नेचर का मतलब होता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। और ख़ास करके जो मिनरल एसिड्स होते हैं अब वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। स्किन को, क्लॉथ को, वुड को, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं। तो यही है एसिड का कोरोसिव नेचर। बेस भी उसी तरह होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड्स को कभी भी मेटल के बने हुए कंटेनर में नहीं रखा जाता है। अगर एसिड मेटल के बने हुए कंटेनर में रखे जाएँ तो मेटल को हीट कर लेंगे। वहाँ एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ वो मेटल के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इन्हें हमेशा जैसे ग्लास वगैरह के बने हुए उस तरह के कंटेनर्स में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप केमिस्ट्री लैब वगैरह में भी जाएंगे ना, देखेंगे वहाँ पे एसिड वगैरह, तो वो ग्लास के बने हुए बॉटल्स वगैरह में रखे जाते हैं, कभी भी मेटल्स के बने हुए कंटेनर में नहीं रखे जाते, या मेटल्स के बने हुए बॉटल्स में नहीं रखे जाते। तो ये हो गए आपके एसिड और बेसिस के वेरियस प्रॉपर्टीज़। और ये रिएक्शन, इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपका ये है, एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल। और हम सेकेंड बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। ये हमेशा आपका इन दोनों से हमेशा आपके क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। और ये थर्ड आपका एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी ये चीज़ आपका थर्ड चैप्टर में भी है, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो इससे भी कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये आपके इसमें तीन इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, एंड एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद टू ईच अदर। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्ट और सॉल्ट आपके सिलेबस में 5 सॉल्ट्स दिए गए हैं, तो 5 सॉल्ट्स के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो
अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है।